हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो आपको खबरें भारत के परिप्रेक्ष्य में पेश करता है और वो समाचार आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है जो आप तक दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने वालों के लिए बहुत ही खास है। आज जो कुछ आपको मैं बताने जा रहा हूं उसे जरा पेशेंस और सब्र के साथ और अपने दिमाग के दरवाजे खिड़की खोलकर सुने और इसे किसी भी धर्म, संप्रदाय और मसलक से जोड़कर ना देखें, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या हो रहा है उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करें। मैं जो कुछ आपको बता रहा हूं उसे आप गूगल करके इंटरनेट पर देख सकते हैं। ये सब खबरें केवल अलग अलग सूत्रों से लेकर और घटनाओं और वक्तव्यों को एक साथ पिरोकर आप तक पहुंचा रहा हूं। आमतौर पर जब सच्चाई बताई जाती है तो उससे इनकार करने का बहाना धर्म, समुदाय, मजहब और मसलक को बनाया जाता है। कुछ मिनट आप मेरी बात को गौर से सुनें और समझें। फैसला आप खुद करें, नतीजा आप खुद निकालें। आपको इस कार्यक्रम में यह भी अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि आजाद इंसान, समाज या देश अपनी इज्जत के साथ रह सकता है या कोई दास और गुलाम भी अपनी इज्जत बचा सकता है। इंसान की फितरत यानी नेचर के अनुसार वो स्वतंत्र और आजाद रहना चाहता है, किसी की गुलामी या चाकरी में नहीं रहना चाहता। खबर यह है कि बुधवार को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने अमेरिकी अधिकारियों को प्रथम श्रेणी का बेवकूफ कहा है, यानी पहले दर्जे का बेवकूफ। ये ऐसे समय में कहा गया है कि जब अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने व्हाइट हाउस के ईरान के खिलाफ सख्त रुख को मजबूत करने के मकसद से मध्य पूर्व एशिया यानी मिडिल ईस्ट का दौरा किया है। खामेनेई ने ईरान के धार्मिक शहर कुम के एक प्रतिनिधिमंडल से तेहरान में बात करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी के बारे में एक कहानी सुनाते हुए टिप्पणी की कि एक बार उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वे इस वर्ष क्रिसमस ईरान में मनाएंगे, जो पिछले दिनों गुजर चुका है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ अमेरिकी अधिकारी दिखावा करते हैं कि वे पागल हैं। बेशक मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन हां, वे पहली श्रेणी के बेवकूफ हैं। यानी अगर उर्दू में कहा जाए तो वे पागल होने का ढोंग कर रहे हैं। मैं इसे दुरुस्त नहीं समझता, बल्कि वे पहले दर्जे के अहमक हैं। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। इसका पॉलिटिकल मीनिंग क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये बात कही है जो ऑन रिकॉर्ड है। दुनिया भर के मीडिया ने आज उसको कवरेज दी है। ईरानी नेता ने अमेरिकी अधिकारी का नाम नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मार्च 2018 में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ईरानी सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित विदेशों में रह रहे समूह मुजाहिदीन खल्क की पेरिस में एक बैठक के दौरान कहा था कि 2019 से पहले हम यहां ईरान में जश्न मनाएंगे, यानी तब तक ईरान में सरकार बदल चुकी होगी और हमारी मर्जी की सरकार होगी। यानी वो अमेरिका के अधिकारी ये इतनी बड़ी बात कह गए मार्च 2018 में। उनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील और न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर रूडी गुलियानी ने भी पिछले कुछ वर्षों में मुजाहिदीन खल्क के सामने इसी तरह की टिप्पणियां की थी। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि मुजाहिदीन खल्क को ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन के खिलाफ ताकतों ने, जिनमें अमेरिका सबसे आगे है, ने ईरान में सरकार बदलवाने के प्रयासों के लिए भरपूर इस्तेमाल किया है। ईरान का आरोप है कि मुजाहिदीन खल्क ने ही देश में आतंकवादी हमले करके 1979 से अब तक 16,000 ईरानियों को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि मुजाहिदीन खल्क का आरोप है कि उसके 1 लाख से अधिक सदस्यों को मार दिया गया है, जबकि 1.5 लाख को जेलों में डाला हुआ है। यह मुजाहिदीन खल्क का दावा है। 1980 से 1988 के बीच इराक ईरान जंग के दौरान मुजाहिदीन खल्क के अपने यहां पनाह दी हुई थी। मुजाहिदीन खल्क को इराक ने अपने यहां पनाह दी हुई थी। मैंने अपनी पहली इराक यात्रा के दौरान वर्ष 2000 में बगदाद में मुजाहिदीन खल्क का हेडक्वार्टर बाहर से देखा था, जो लगभग एक बड़े दूतावास की तरह से था। सद्दाम हुसैन ने उनके लिए ईरान की सीमा के निकट शहर भी बसाया था,
जहां उन्हें सभी वो सुविधाएं दी गई थी जो आम इराकी नागरिकों को उपलब्ध नहीं थी। इस शहर का नाम कैंप अशरफ था, जो कुछ वर्षों पहले ही खाली कराया गया है, जिनमें से अनेक लोग अब बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर बस गए हैं। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ईरान परमाणु समझौते से अलग होने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को देखते हुए आयतुल्लाह खामेनेई की टिप्पणी गैर मामूली तौर पर सख्त थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वे आमतौर पर इस तरह की कठोर टिप्पणी नहीं करते हैं। अमेरिका के परमाणु समझौते से हटने के ट्रंप के फैसले के बाद 79 वर्षीय खामेनेई की आलोचनाएं कठोर रूप ले रही हैं, ये एसोसिएटेड प्रेस ने कहा है। हालांकि जब ईरानी सरकार अमेरिका समेत विश्व की 6 ताकतों से न्यूक्लियर डील पर बात कर रही थी, तब भी उन्होंने अपने देश की सरकार के अधिकारियों से कहा था कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप अगर अंतर्राष्ट्रीय सियासत को, राजनीति को देखें तो जब कभी दो दुश्मन देशों के बीच में कोई बात होती है तो एहतियात की जाती है कि कोई सख्त बयान न दिया जाए, लेकिन उस समय भी आयतुल्लाह खामेनेई ने यह बात कही थी कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 2017 में खामेनेई ने ट्रंप द्वारा ईरान को एक आतंकवादी देश के रूप में कहने पर उसे मूर्खतापूर्ण टिप्पणी कहकर खारिज कर दिया था। उस समय खामेनेई ने कहा था कि तुम ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उन्होंने कहा था कि इस आदमी का शरीर राख में बदल जाएगा और कीड़े और चींटियों का भोजन बन जाएगा, जबकि ईरान इसी तरह से खड़ा रहेगा। ये एक बायोलॉजिकल एक प्रोसेस है, उसका उन्होंने एक तरह से जिक्र किया, लेकिन इतनी बड़ी बात कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और अपने फैसले खुद करने वाला ही ऐसा कोई बयान दे सकता है। खामेनेई की टिप्पणी बुधवार को पोम्पियो द्वारा इराक का दौरा करने के बाद आई है। मंगलवार को पोम्पियो ने धमकी दी थी कि आने वाले हफ्तों में अमेरिका ईरान पर वास्तविक दबाव डालने के लिए कमर्शियल और डिप्लोमेटिक कोशिशों को दोगुना कर देगा। अब मैं आपके सामने अमेरिका और सऊदी अरब के बीच के रिश्तों पर कुछ वास्तविकता रखना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप जरा सब्र करते हुए पेशेंस के साथ अपने दिमाग की सभी खिड़कियां खुली रखकर हालात समझें, हकीकत क्या है। आपको याद होगा हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने 4 अक्टूबर को मिसिसिपी के साउथ हेवन शहर में कहा था कि हम सऊदी अरब की रक्षा करते हैं। क्या तुम कहोगे कि वो बहुत अमीर हैं? उन्होंने आगे कहा कि मैं किंग सलमान को प्यार करता हूं, लेकिन मैंने कहा किंग हम तुम्हारी सुरक्षा करते हैं, बिना हमारे तुम 2 हफ्ते भी वहां नहीं रह सकते, तुम्हें अपनी सेना यानी सुरक्षा के लिए खर्च करना पड़ेगा। यानी वो खुली धमकी दे रहे थे कि या तो आप हमें सुरक्षा देने का पैसा दो वरना सरकार नहीं रहेगी। ये खुली धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने अक्टूबर के शुरू में दी थी। यह बात वो पहले भी कह चुके थे। मिसिसिपी में ट्रंप ने अपनी सऊदी अरब के साथ हथियारों के सौदों का जिक्र करते हुए ये टिप्पणी की थी। उनके इस बयान से सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही सऊदी अरब के सरकारी टेलीविजन अल अरेबिया ने रिपोर्ट दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप और किंग सलमान के बीच टेलीफोन पर बात हुई है, जिससे तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर ट्रंप ने चिंता जताई थी। एक और रिपोर्ट के अनुसार तेल निर्यात करने वाले देशों के संगठन ओपेक पर, जिसका नेतृत्व सऊदी अरब करता है, अमेरिका ने दबाव डाला था कि तेल की कीमतें ना बढ़ने दें। जनवरी 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद मई 2017 में अपनी पहली विदेश यात्रा में सऊदी अरब के साथ 450 अरब डॉलर के समझौते किए थे, जिनमें से पहले साल में 110 अरब डॉलर के हथियार सऊदी अरब को देने थे। उस समय सऊदी अरब ने ट्रंप से मिलने के लिए 50 से अधिक मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों को रियाद में इकट्ठा किया था। यानी उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि हम मुस्लिम देशों के नेता हैं और आप हमें सबसे बड़ा एजेंट समझो और हम अपने यहां इन सभी नेताओं को इकट्ठा करेंगे आपको सलाम करने के लिए, आपको सलामी देने के लिए। ये उन्होंने मई 2017 में किया था रियाद में।
इजराइल के हारेट्स अखबार ने ट्रंप की सऊदी अरब के बारे में की गई टिप्पणी पर कहा था कि ट्रंप ने ऐसी गैर राजनयिक यानी अनडिप्लोमेटिक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, बात अपने निकट मित्र सऊदी अरब से कही है। इससे इजराइल समर्थकों में चिंता फैल गई थी। सऊदी अरब और इजराइल के संबंध हालांकि डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन बहुत नजदीकी हैं और वो सऊदी अरब की सरकार को गिरते हुए नहीं देखना चाहते। ट्रंप के सऊदी अरब के बारे में दिए गए बयान पर जो रिएक्शन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से आया था, उससे साफ गुलामी झलकती है। ट्रंप के बयान से अगले ही दिन 5 अक्टूबर को मोहम्मद बिन सलमान ने ब्लूमबर्ग टीवी चैनल के साथ रियाद में इंटरव्यू के दौरान कहा था, मैं उनके साथ यानी ट्रंप के साथ काम करना पसंद करता हूं। यह देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। बल्कि अंग्रेजी में ब्लूमबर्ग ने लिखा था आई लव वर्किंग विद हिम। आगे उन्होंने कहा कि तुम जानते हो, ये मोहम्मद बिन सलमान के वर्ड्स हैं जो ब्लूमबर्ग ने लिखा था। आगे उन्होंने कहा था कि तुम जानते हो कि तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि कोई भी दोस्त अच्छी बातें भी कहेगा और बुरी बातें भी। अब तक आप समझ चुके होंगे कि गुलामी किस हद तक है। ईरान इराक जंग के दौरान भी सऊदी अरब और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के सदस्य देशों ने सद्दाम हुसैन की भरपूर सहायता की थी, पैसे से भी हथियारों से भी। और ये चूंकि अमेरिकन एलाइज हैं उसी वक्त से, उससे भी पहले से, तो अमेरिका का जो प्लान था किसी तरह से ईरान में रेवोल्यूशन नाकाम हो जाए और शाह को वो दोबारा ईरान में सरकार बनवा दें, उस सारी कोशिश के तहत सद्दाम हुसैन से इराक पर हमला कराया जो 8 साल जंग चली और इस जंग में इन सभी देशों ने सद्दाम हुसैन का साथ दिया। उसके बाद सद्दाम से इन अरब देशों की बात तब बिगड़ी जब सद्दाम ने 1990 में कुवैत पर कब्जा कर लिया। ईरान के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह खामेनाई की अमेरिकी अधिकारियों के पागल नहीं बल्कि पहले दर्जे का बेवकूफ होने की टिप्पणी को वेस्टर्न मीडिया ने बहुत जोरदार अंदाज में कवर किया है। इनमें सभी वेस्टर्न एजेंसीज, अखबारात और टेलीविजन चैनल शामिल हैं, जिनमें इजराइल, अमेरिका और यूरोप और अरब देशों का मीडिया भी शामिल है। ईरानी मीडिया ने खबर को इस तरह नहीं छापा। प्रेस टीवी ने खबर की हेडिंग कुछ इस तरह बनाई है, ईरान के खिलाफ पाबंदियों के मामले में अमेरिका को हार का सामना। यानी उन्होंने वो जो अहमक वाली बात, जो फर्स्ट ग्रेड इडियट वाली बात, उसको उन्होंने हेडिंग नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने ईरान के खिलाफ पाबंदियों के मामले में अमेरिका को हार का सामना, इस तरह से उन्होंने खबर छापी है। हालांकि खामेनाई की अमेरिकी अधिकारियों के बारे में टिप्पणी भी ईरान के मीडिया ने जो कवरेज दी है उसमें शामिल है। मेरा समझना है कि वेस्टर्न मीडिया की अमेरिकी अधिकारियों के पागल नहीं बल्कि पहले दर्जे के बेवकूफ वाली टिप्पणी को खास मकसद के साथ छापा है। यह बात समझने की है। मैं इतने लंबे अरसे से चूंकि इस पूरे क्षेत्र पर नजर रखे हुए हूं, इन देशों में मैं बार बार जाता रहा हूं। इराक वार 2003 मैंने कवर किए, कुवैत में भी कई ऐसे मौकों पर मैं गया हूं जहां गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग, और बहुत से ऐसे मौकों पर मैं इन देशों में गया हूं। तो मैं इन तजुर्बात की रोशनी में कह रहा हूं कि वेस्टर्न मीडिया की जो अमेरिकी अधिकारियों के पागल नहीं बल्कि पहले दर्जे के बेवकूफ वाली टिप्पणी को खास मकसद के साथ छापा है ताकि अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाया जा सके। अब के बाद होने वाले घटनाक्रम से यह भी पता चल जाएगा कि अमेरिका इस टिप्पणी को हजम कर जाता है या उकसावे में आ जाता है। उसमें कितना दम है यह भी सामने आ जाएगा। यह आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे। अरब देशों की मैंने बहुत बार यात्राएं की हैं। अक्सर देशों में जनता को अपनी राय जाहिर करने का अधिकार नहीं है। इन देशों में चूंकि डेमोक्रेसी नहीं है और विशेष परिवार की शाही सरकारें हैं और अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाता, इसलिए ऐसी स्थिति है। लेकिन फिर भी इन देशों के विदेशों में रह रहे लोगों से बात करके जो बात सामने आती है वो यह है कि अरब देशों में सबसे पॉपुलर नेता हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह हैं और मुस्लिम देशों के नेताओं में ईरान का नेतृत्व सबसे अधिक पॉपुलर है। यानी अरब भी इन्हीं को नेता मानते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, उन्हें खामोश रहना उनकी मजबूरी है। इसका कारण है कि अक्सर अरब देशों में जनता को लग्जरी और ऐश की जिंदगी दी जाती है लेकिन तरक्की का कोई काम नहीं होता। अब वो लग्जरी और ऐश भी कम होता जा रहा है।
सरकारें हथियार खरीदने पर पैसा ज्यादा खर्च कर रही हैं, ना तो वहां कोई बड़े आधुनिक शिक्षा केंद्र या यूनिवर्सिटी है, ना ही कोई इंडस्ट्री है ताकि रोजगार मिल सके। लोगों को रोजगार का मसला है। अरब जनता यह जानती है कि ईरान ने रेवोल्यूशन के बाद पिछले 40 साल के दौरान अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद हर मैदान में तरक्की की है, जबकि उनकी सरकारों को कभी भी डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग धमकी दे देते हैं कि अगर 2 हफ्ते हम तुम्हारी रक्षा ना करें तो सरकार गिर जाएगी। एक तरफ दुनिया का सुपर पावर समझे जाने वाले देश के अधिकारियों को पहले दर्जे का बेवकूफ कहने वाला है, और दूसरी तरफ 2 हफ्ते में सरकार गिरने की धमकी के बावजूद मुझे ट्रंप के साथ काम करना अच्छा लगता है कहने वाला है। इनमें कौन आजाद है और कौन स्वतंत्रता से फैसले ले रहा है, यह समझने में दिमाग की ग्रह खुल जाती है, चूलें हिल जाती हैं। आखिर में आपसे मैं फिर कह रहा हूं कि इन तथ्यों और सच्चाइयों पर गौर करें, और अगर किसी मजहबी और मसलकी चश्मे से हालात को देखेंगे तो कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकेंगे। दुनिया में बस 2 ही कौमें हैं, जालिम और मजलूम। आपकी चॉइस है कि आप किस तरफ रहना चाहते हैं। जब तक जमीनी हकीकतें नहीं समझेंगे तब तक अधूरी मालूमात पर ही भरोसा करते रहेंगे, और नेशनल और इंटरनेशनल जो समाचार माध्यम है और झूठ तंत्र है उसका आप लोग शिकार बने रहेंगे। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। सच्चाई सब तक पहुंचाने में आप मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। आप हमारे कार्यक्रम को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।